तो हमारा आज का टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ठोस में अपूर्णता, या फिर इसे हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है ठोसों में दोष। तो आइए समझते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक आयनिक ठोस है और इसमें से मैंने कुछ आयन निकाल दिए हैं। तो इस तरह से ये सॉलिड हो गया डिफेक्टेड। तो आइए इसे डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। तो जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते तथा उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ठोसों में उत्पन्न दोषों को हम क्रिस्टलीय दोष या ठोस में अपूर्णता कहते हैं। तो जब क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, तो उनकी व्यवस्था में जब अनियमितता उत्पन्न होती है और यही अनियमितता उत्पन्न होना ही कहलाता है क्रिस्टलीय दोष या फिर ठोसों में अपूर्णता। तो यदि हम बात करें ठोसों में उत्पन्न होने वाले अपूर्णता की या दोषों की, तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला है बिंदु दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, और दूसरा है रेखी दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु दोष की। तो जब क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी एक बिंदु अर्थात एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन उत्पन्न होता है, तो ऐसे दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। यदि हम इसके एक परमाणु को क्या करें, हटा दें या इसकी व्यवस्था में बदलाव कर दें, तो ऐसा दोष कहलाता है बिंदु दोष। बात करते हैं रेखी दोष की। तो जब क्रिस्टलीय पदार्थ जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन उत्पन्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेखी दोष। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसके एक पंक्ति में पाए जाने वाले जितने भी परमाणु हैं, इन परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, यह पूरी पंक्ति हट जाए या बढ़ जाए, तो ऐसा दोष कहलाता है रेखीय दोष। तो ये कुल दो प्रकार के बिंदु दोष और रेखी दोष होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदु दोष कैसे होते हैं, बिंदु दोष के प्रकार कौन से हैं। तो जो बिंदु दोष होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। तो आपके सिलेबस में सिर्फ बिंदु दोष हैं, जिसमें कि हम लोगों को पहला स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और तीसरा इम्प्योरिटी, इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए वन बाय वन हम तीनों के बारे में जानते हैं, और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष आने के बाद क्रिस्टल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं NaCl की। तो हम सभी जानते हैं NaCl दो तरह के आयन से बना हुआ है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। Na पॉजिटिव जो है हमारा वो है कैटायन, और Cl माइनस जो है वो है एनायन। तो यहाँ पर यदि हम देखें Na प्लस और Cl माइनस आयन के रेशियो की, तो दोनों 1:1 के रेशियो में है, अर्थात 1:1 के रूप में है। अब इन केस इसमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है, तो होता क्या है कि NaCl के जो कॉम्बिनेशन है उसमें तब भी कोई चेंजेस नहीं आता, अर्थात Na प्लस और Cl माइनस का जो रेशियो है वो 1:1 के रूप में ही रहता है। तो इसलिए इसका फार्मूला भी चेंज नहीं होता, क्योंकि आप इमेज में राइट साइड देख रहे हैं कि अगर एक Na प्लस आयन निकला है तो एक Cl माइनस आयन भी निकला है, मतलब दोनों के निकलने का जो रेशियो है वो बराबर बराबर है। तो इसलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कभी भी फार्मूले में कोई चेंज नहीं होता। चलते हैं अगले डिफेक्ट की ओर, जो कि है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल है आयरन ऑक्साइड। अब उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद, मतलब कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के बाद क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन में रेशियो सेम है, बट डिफेक्ट आने के बाद आयरन का जो रेशियो है वो है 0.95 और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैटायन और एनायन का डिफेक्ट पहले जो रेशियो था वो बराबर था, बट डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है तो फार्मूले में चेंजेस आते हैं, जबकि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फार्मूले में चेंजेस नहीं आते। तो आइए बात करते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष की परिभाषा की। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इस प्रकार के दोष में कोई भी बदलाव
नहीं आता। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम आंतर दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, अथवा उष्मागतिकी दोष, इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे दोष की ओर, जो कि है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है, क्रिस्टली की संरचनाओं में अथवा उसके जो अवयवी कण के अनुपात होते हैं उनमें बदलाव आ जाते हैं। तो ऐसे दोष कहलाते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। यदि हम बात करें स्टाइकियोमेट्री दोष की, तो स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रेंकेल डिफेक्ट। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो ये है हमारा आयनिक क्रिस्टल, जिसमें कि A पॉजिटिव और B निगेटिव है। तो हमारा जो A पॉजिटिव है ये कैटायन है और B निगेटिव हमारा एनायन है। तो हमारा जो अभी क्रिस्टली आयन है इसमें अभी कोई भी डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आता है तो कोई एक पॉजिटिव या फिर कोई एक निगेटिव, तो बराबर बराबर क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं। मतलब कि जितना कैटायन मिसिंग है उतना ही हमारा एनायन मिसिंग है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें एक बैलेंस है, क्योंकि कैटायन और एनायन बराबर है, और ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यदि हमारे क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज अधिक होता और निगेटिव चार्ज कम होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल होता है। यदि निगेटिव चार्ज अधिक होता, पॉजिटिव कम होता, तो हमारा जो क्रिस्टल होता वो निगेटिव चार्ज होता। बट यदि हम बात करें स्कॉटकी डिफेक्ट, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बराबर है, इसलिए यह न्यूट्रल होगा। तो याद रखिएगा स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट जो होता है किस तरह के कंपाउंड में पाया जाता है। तो जो शॉटकी डिफेक्ट होता है वो ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आइए जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। जब किसी एटम के चारों ओर जितने एटम होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ 6 एटम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब बात करते हैं जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वही बात करें हम दूसरे कंडीशन की, तो जो कैटायन है और एनायन है उनके साइज में डिफरेंस लगभग नहीं होना चाहिए। मतलब कि उनके कैटायन और एनायन के साइज में अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लें कि हमारा जो क्रिस्टल है वो Na और Cl से बना है, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के साइज में अधिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जिसमें कि स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है और ये ऐसे कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहला है NaCl, दूसरा है KCl और तीसरा है CsCl। इन तीनों कंपाउंड में हमें स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो मॉस अपॉन वॉल्यूम होता है, अर्थात ये द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। अब ओरिजिनली अगर हम कंपाउंड देखें तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण ये इस तरह का दिखाई देता है, अर्थात इसमें कैटायन और एनायन निकल जाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए पहले के मुकाबले इसके जो मास होंगे वो घट जाएंगे, अर्थात इसका द्रव्यमान क्या होगा, पहले से घट जाएगा, क्योंकि जो लिया गया आयनिक क्रिस्टल है उससे कैटायन और एनायन अर्थात धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो घट जाता है। अब यदि हम बात करें इसके वॉल्यूम की अर्थात आयतन की, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो इसकी बाउंड्री है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। तो इसके आयतन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मास द्रव्यमान घटा परंतु इसका आयतन घटा नहीं है। परंतु हम सभी जानते हैं जो घनत्व है वो द्रव्यमान के बराबर है, तो इसलिए द्रव्यमान घटा है तो यहाँ पर घनत्व भी घटेगा। तो याद रखिएगा स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण हमारे क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घटता है। क्यों घटता है मैंने अभी आपको बताया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दूसरे प्रकार की, जो कि है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये कैटायन है ये डिसलोकेट होकर मतलब अपना पोजीशन छोड़कर इसमें पाया जाने वाला जो स्पेस है उसमें चला जाता है। तो इसमें जो स्पेस पाया जाता है मतलब जो आयनिक या किसी भी सॉलिड में जो स्पेस होता है दो
मॉलिक्यूल के बीच, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड का वो डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो यहाँ पर इसके फार्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस डिफेक्ट आया है तो इसके पोजीशन में डिफेक्ट आया है और ऐसा डिफेक्ट कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट किस तरह के कंपाउंड में पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जहां पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होता है और उसी स्पेस में क्या होते हैं, जो कैटायन होते हैं या फिर एनायन होते हैं वो चले जाते हैं। तो पहला कंडीशन है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इनके जो आयन है अर्थात कैटायन और एनायन है उनके साइज में अधिक डिफरेंस होना चाहिए। तो जब इनके साइज में अधिक डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से भी फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं। अब यदि हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण होने वाले घनत्व के बदलाव की, तो हम जैसे जानते हैं कि इसका वॉल्यूम, चारों तरफ जो बाउंड्री है वो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। वही बात करें हम द्रव्यमान की, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो डिसलोकेट हो रहा है लेकिन वो सॉलिड में ही है, मतलब अपना पोजीशन छोड़ा नहीं, तो इसके द्रव्यमान में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो इस तरह से देखें तो न तो वॉल्यूम में कोई बदलाव आया न ही द्रव्यमान में बदलाव आया। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण जो आपके सॉलिड होते हैं उनके डेंसिटी में कोई इम्पैक्ट अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनकी जो घनत्व है वो बदलती नहीं है। जबकि अभी तक हम लोगों ने देखा साटकी डिफेक्ट में उसमें डेंसिटी घटती है। आइए नेक्स्ट साटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आयन डिसलोकेट होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सेकंड चीज है कि जब आयन यहाँ से हटते हैं तो वहाँ पर होल उत्पन्न हो जाते हैं और होल होने के कारण ये जो कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जो कंपाउंड होता है डिफेक्ट के कारण अनस्टेबल हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। तो अगर हमारा कोई कंपाउंड इंसुलेटर है, अगर उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये जो कंपाउंड है जो कि इंसुलेटर था अब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण एक इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और हम डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन है वो अपना लोकेशन छोड़कर जो स्पेस है उसके बीच में आ गया। और मैंने पीछे भी बताया था कि फ्रेंकल दोष में जो ठोस के घनत्व है वो प्रभावित नहीं होते।